मैं डॉक्टर बहादुर सिंह, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, वह हिंदी दिवस जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि भारत में यदि अतीत की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखी हुई एक ऐसी रचना के रूप में हमारे सामने आता है जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रथम रचना के रूप में स्थान प्राप्त है। उस वैदिक संस्कृत से लेकर आज जिस हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं और जिस पर विभिन्न प्रकार के लोगों के विचार भी सामने आते हैं कि क्या ये राष्ट्रभाषा है, क्या ये राजभाषा है, क्या ये राजभाषा बनने लायक है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, उसके अध्याय नंबर 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा, हिंदी राजभाषा को लेकर प्रावधान कर दिए गए हैं और ये साफ तौर पर लिख दिया गया है कि ये वो हिंदी राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाए। लेकिन इसमें एक बात जोड़ दी गई कि जब तक ये संविधान लागू है और संविधान लागू होने से 1950 से 1965 तक के अंतराल में 15 वर्षों तक हिंदी राजभाषा के साथ साथ अंग्रेजी में काम ज्यों का त्यों होता रहे। इस एक पंक्ति ने राजभाषा हिंदी की स्थिति को डामाडोल कर दिया। वैसे भी इसके अतीत को अगर हम बताना चाहें तो राजभाषा हिंदी जो है वो वैदिक संस्कृत से लेकर आज तक चली आई है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद से शुरू होकर रामायण महाभारत कालीन साहित्य तक बिल्कुल प्रसिद्ध हो चुकी थी। और यदि हम राजभाषा संस्कृत को मान्य अतीत में और उसके बाद में सम्राट अशोक की भाषा पाली को हम राजभाषा के रूप में माने तो भारत की स्थिति राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में कुछ बदली हुई दिखाई पड़ती। अन्य सभी विश्व के देशों वह चाहे जापान हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, वहाँ अपने राष्ट्र की एक निश्चित राजभाषा हुआ करती है और होती थी और है। लेकिन भारतीय इतिहास में और राजनीतिक क्षेत्र में हिंदी की राजभाषा की स्थिति को लेकर बदले हुए कुछ मामले देखते हैं। जैसे पहले अगर हम संस्कृत को वैदिक संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को राजभाषा के रूप में माने, क्योंकि अधिकतर भारतीय क्षेत्रों में उस समय इसका भाषा का प्रचलन था। उसके बाद में पाली को हम अशोक की अगर राजभाषा स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद भारत में प्राकृत भाषाओं का दौर, अपभ्रंश भाषा का दौर शुरू होता है। लेकिन भारत की जो चार दीवारी है उसमें क्षेत्रीय जो राज्य हैं उन रजवाड़ों की स्थिति को देखते हिंदी राजभाषा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि रजवाड़ों की अपनी भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनमें काम होता था। उसके बाद में जब मुगल आए तो उन्होंने फारसी को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर दिया। हालांकि इस दौर में जब फारसी थी, अंग्रेजी थी, उसमें भी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार भारत में था। अधिकतर भारत के क्षेत्र हिंदी भाषी थे और विविध भारतीय हिंदी की उपबोलियों में काम होता था। लेकिन जब तक कोई भी भाषा उसमें बने संविधान के अनुसार, किसी कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो राजभाषा नहीं कहला सकती। क्योंकि राजभाषा का मतलब ही है कि राज से जुड़े हुए काम काज की भाषा, और ये भाषा फारसी और अंग्रेजी के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हिंदी बन गई। इस स्थिति को देखते मैं ज़्यादा राजनीतिक परिस्थितियों में न जाकर इतना बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे 2-3 रोचक और घटनाएं कि जब अंग्रेजी राजभाषा थी या कंपनी सरकार की भाषा बन गई, उसमें भी भारत में बड़े संघर्ष चले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को देखते हैं तो उसमें हिंदी को ही राजभाषा बनाने का प्रयास जारी रहा, संघर्ष रहा, आंदोलन रहे। और जितने इस आंदोलन के पीछे महान विभूतियाँ थी
या विद्वान थे या संगठन थे या संस्थाएं थी, वो हिंदी भाषी राज्यों से जुड़ी हुई थी। वो चाहे मदन मोहन मालवीय जी को ले लीजिए, वो चाहे मौलाना अब्दुल कलाम को ले लीजिए, वो चाहे महाराष्ट्र से भीमाराव अंबेडकर को ले लीजिए, गुजरात से गांधी जी को ले लीजिए, तमिलनाडु तक के सीएम ने 1935 में एक कानून बनाकर, वहाँ भी 1935 में हिंदी को मद्रास राज्य में अनिवार्य शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया गया। ये लिखित में बातें हैं, लेकिन आज हम राजनीतिक दांव पेच में फंसकर हिंदी लागू नहीं करेंगे इस प्रकार के नारे उठाते हैं। मित्रों, राजनीतिक संकीर्ण भावना से, संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर आज हमें इतना तय कर लेना चाहिए कि संपूर्ण भारत में एक राजभाषा का होना जरूरी है। वो उस देश के अस्तित्व की पहचान होती है। कोई भी राष्ट्र बिना अपनी एक प्रमुख भाषा के विदेशों से संपर्क साध पाने में असफल रहता है। इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र में भाषा की बात आती है तो आज हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर प्रयत्नशील हैं, और एक दिन आएगा कि विश्व स्तर पर यूनेस्को में भी भाषा हिंदी बन जाएगी। आज कोई भी विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ हिंदी का अध्ययन अध्यापन न हो रहा। भारत के सभी राज्यों में, तमिलनाडु में कभी कभी विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, सरकार ने उसकी घोषणा भी करती है। संभवतः 2 दिन पहले के अखबारों के आधार पर यदि कहा जाए तो 2022 से नई शिक्षा नीति लागू होगी, और उसमें साफ तौर पर ये बात की ओर संकेत किया जा रहा है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक सभी राज्यों में विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मित्रों, मातृभाषा के बिना विकास नहीं, संस्कृति की पहचान नहीं। विद्यार्थी यदि अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। वो अपनी मातृभाषा में जितना सशक्त होगा, जितना पारंगत होगा, उसको अन्य भाषाएं सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। केवल हिंदी ही नहीं, और देशों की भाषाएं भी भाषाएं हैं, कोई अन्य मामला नहीं है। और भाषा का तात्पर्य यह है परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना। वो चाहे आप पंजाबी के माध्यम से कीजिए, वो चाहे गुजराती के माध्यम से कीजिए, महाराष्ट्र या तमिल तेलुगु कन्नड़ से कन्वर्टेड हुए। क्या हम हिंदी में डबिंग फिल्में देख नहीं रहे? क्या उन फिल्मों से आनंद नहीं आ रहा? क्या तमिल, कन्नड़ और तेलुगु प्रदेश के लोग क्या हिंदी की फिल्में देखकर आनंद नहीं उठा रहे? तो ये संपर्क की भाषा है। तो एक संपर्क की भाषा का होना किसी देश में जरूरी है, जबकि भारत में तो स्थिति और भी विस्तार लिए है। यहाँ तो संविधान में 22 भाषाओं का राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। अभी 5-7 दिन पहले जम्मू कश्मीर जो संघीय प्रदेश हैं, उनमें भी 5 भाषाओं को सरकारी कामकाज की भाषा घोषित कर दिया गया है। अब तो भारत सरकार ने यहाँ तक मन बना लिया है कि सुरक्षा बलों को भी, सैनिकों को भी विदेशी भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, ताकि बॉर्डर पर जब परस्पर मिलन होता है एक दूसरे देश के सैनिकों को, तो उनके मंतव्य का, उनके विचारों की जानकारी हो। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार द्वारा जो 2015 में सर्कुलर जारी किया था कि पूरे देश में राजभाषा हिंदी आज से होगी, और उसके बाद में विरोध के परिणाम स्वरूप उसको 10 वर्षों के लिए आगे तक बढ़ा दिया था, जो जून 2025 में शायद पूरा होगा। तो 2025 तक भी यदि हिंदी को राजभाषा पूरा देश स्वीकार कर लेता है तो मैं ये मानकर चलता हूँ, शिक्षा जगत ये मानकर चलता है, युवा वर्ग में भी एक ये संदेश जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। और भारत जहाँ 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, और उसकी अगर राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी होगी तो हम अपने ही देश में नहीं बल्कि विश्व भर में सिर्फ उच्च करके ये दिखा पाने में समर्थ होंगे कि हम भारतीय हैं और हमारी राजभाषा हिंदी। धन्यवाद।